तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद, शाम होने को है अब घर की तरफ लौट चलो। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा और रोजाना नए किस्म के आंधी तूफान आएंगे, इसका अनुमान तो था, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि सत्र शुरू होते ही ऐसा धमाका होगा जिसमें मोदी सरकार के गहरे राज छिटक कर बाहर आ जाएंगे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। सोमवार सुबह यानी 21 जुलाई 2025 को जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, यानी मोदी सरकार में जो बातें सामान्य मान ली गई हैं वही सब हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 25वीं बार सीज फायर करवाने का दावा किया था। संसद सत्र शुरू होने से पीएम नरेंद्र मोदी ने दूर से पत्रकारों के सामने अपनी बात रख दी थी और एक भी सवाल किसी को पूछने नहीं दिया था। फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे हुए। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के अलावा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर विपक्ष ने हल्ला बोल किया। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी सदन से जल्दी भाग गए। राहुल ने यह भी कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इधर राज्यसभा में भी यही हंगामा चलता रहा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी गई और इसके साथ सभापति महोदय यानी जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के उस नोटिस को स्वीकार कर लिया जिसमें कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने की बात थी। 21 जुलाई का दिन इसी तरह मोदी सरकार में बन चुके सामान्य दिन की तरह गुजरा, लेकिन रात में बड़ा धमाका तब हुआ जब खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य की गड़बड़ी बताया गया। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम से परतें जो हैं वो खुल रही हैं और हर नई परत के साथ इस्तीफे का नया कारण सामने आ रहा है। सोमवार को हुए पहले धमाके के बाद सप्ताह के बाकी दिनों में नई राजनीतिक चिंगारियां निकली। धनखड़ के इस्तीफे पर चर्चा का बाजार गर्म रहा और इसके साथ बिहार में एसआईआर का मुद्दा तूल पकड़ने लगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए और कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। इस पर राहुल गांधी ने इस बयान को नॉनसेंस कह दिया। आप ही बताइए कि क्या कभी नेता प्रतिपक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच ऐसी तल्खी देखने को मिली है? लेकिन मोदी ने जो लोकतंत्र बना दिया है उसमें अब यही सब हो रहा है। खैर, संसद में एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन चलता रहा और इधर नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर निकल गए। वहीं एसआईआर के विरोध में सोनिया गांधी भी उतर गईं, जिसमें विपक्ष का जोश और बढ़ा। शुक्रवार को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने एसआईआर के कागज को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यानी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना नए सियासी धमाके हुए और इसमें एक बड़ा धमाका तेजस्वी यादव ने भी कर दिया, उनकी तरफ से भी हुआ, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी से साफ साफ कह दिया कि बेईमानी करनी है तो खुलकर करिए। हम भी सोचते हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। यानी तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव बहिष्कार की बात उठ गई है। धनखड़ के इस्तीफे से लेकर एसआईआर को रद्दी की टोकरी में डालने और चुनाव में हिस्सा न लेने की बात, ये सारी चीजें अब मोदी सरकार की पोल खोल रही हैं। ट्रंप की तरफ से तो पहले ही मोदी से दोस्ती के नकाब उतारा जा चुका है। अब देश में भी बीजेपी के लोकतंत्र का जो भरम बना हुआ था वो टूट रहा है। वहीं धनखड़ के इस्तीफे से अब यह संदेश भी मोदी के सहयोगियों और निष्ठावान लोगों तक चला गया है कि यहां काम निकलते ही दूध से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या है धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह और इसमें किस तरह शामिल है मोदी सरकार। साथ में यह भी समझेंगे कि क्या एसआईआर में अब फंस गई है मोदी सरकार। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अब कहां हैं धनखड़ साहब। क्या वो किसी अस्पताल में भर्ती हैं या घर में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं? 21 जुलाई 2025 रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास धनखड़ साहब खुद अपना इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। आधे घंटे के इंतजार के बाद उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने दिया गया। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और फिर खुद ही इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दे दी। इस बारे में राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। देश का द्वितीय नागरिक यानी उपराष्ट्रपति ने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, जबकि कार्यकाल पूरा होने में अभी 2 साल बचे ही थे। तो पूछा जाने लगा कि किसकी हेल्थ ठीक नहीं है, धनखड़ की या सरकार की।
किसी ने कहा कि इतना झुकने के बाद भी धनखड़ को प्रसाद नहीं मिला। किसी ने लिखा कि उपराष्ट्रपति पद की गरिमा धनखड़ इतनी गिरा चुके हैं कि उनका जाना ही ठीक है। सबकी प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन पीएम मोदी ने 15 घंटे बाद अपना बयान जारी करते हुए लिखा कि जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न भूमिकाओं में देश की सेवा करने के व्यापक अवसर प्राप्त हुए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस तरह का विदाई वक्तव्य देखकर लगा कि मोदी कुछ भी न कहते तब भी क्या फर्क पड़ता। जिस इंसान ने पद और अपनी खुद की गरिमा का ख्याल न करते हुए दसियों बार सार्वजनिक तौर पर झुककर नमस्कार किया हो, उसके जाने पर इतना रूखा सूखा बयान दिखा रहा है कि मोदी और धनखड़ के बीच कोई बड़ी बात हुई थी, जिसमें धनखड़ को अपना पद और सम्मान दोनों गंवाना पड़ा। इस्तीफा देकर धनखड़ साहब अब सार्वजनिक तौर पर पूरी तरह गायब हो चुके हैं। उनके सचिवालय को फौरन बंद किया गया है, अधिकारियों को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। और सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद यह भी नहीं पता चला है कि क्या धनखड़ का इलाज शुरू हुआ है या नहीं, वो किसी अस्पताल में गए हैं या नहीं। और अब तक कोई भी बीजेपी नेता या एनडीए के किसी दल का नेता गुलदस्तों के साथ उनकी तबीयत के बारे में पूछने क्यों नहीं गया। क्या उनकी तबीयत इतनी खराब है कि उन्हें राज्यसभा में औपचारिक फेयरवेल के लिए नहीं बुलाया जा सकता था? क्यों उनका विदाई भाषण और विदाई समारोह नहीं हुआ? तो दोस्तों, तानाशाही जिन देशों में रहती है या जहां लोकतंत्र के नाम पर भी एक ही नेता का वर्चस्व कायम किया गया है, वहां अक्सर इस किस्म की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि अचानक किसी का पद ले लिया जाता है, अचानक कोई अज्ञातवास में चला जाता है। उत्तर कोरिया, रूस, चीन, ऐसे कई देशों के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। किम जोंग उन तो घोषित तौर पर तानाशाह हैं। शी जिनपिंग के आगे इस समय चीन का कोई भी दूसरा साम्यवादी नेता खड़ा नहीं हो सकता है। और उधर रूस में पुतिन ने सत्ता बचाए रखने के लिए राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बनने का कारनामा तो किया ही है, और अब 2036 तक वही रहेंगे, ये कारनामा भी वो कर चुके हैं। लेकिन भारत के लोकतंत्र की मिसाल दुनिया में इसी वजह से दी जाती रही है कि यहां ऐसे काम अब तक नहीं हुए थे। लेकिन अब हालात ऐसे बने हुए हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देते हैं और इससे उठे सवालों को शांत करने के लिए कोई ढंग का वक्तव्य भी सरकार की तरफ से सामने नहीं आता है। बयान तो छोड़िए दोस्तों, मोदी समेत बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद पर बैठे व्यक्ति को आखिर किस वजह से इस तरह की एग्जिट सियासी मंच से देनी पड़ रही है, या कहें तो एग्जिट लेनी पड़ रही है। आप लोगों को महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास का प्रकरण यानी मामला तो आपको पता ही होगा। क्या इस वक्त देश में भी कोई महाभारत छिड़ी हुई है जिसमें धनखड़ को अज्ञातवास पर भेजा गया है? अभी धनखड़ के अलावा और कितने नेता हैं जिन्हें इसी तरह अपमानित होकर जाना पड़ेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में उठने लगे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफों पर आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसे सच मानने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि असली कारणों की पड़ताल करने पर कहीं न कहीं इसके तार दो जजों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एक जस्टिस यशवंत वर्मा और दूसरे जस्टिस शेखर यादव। जस्टिस वर्मा कैश कांड में फंसे हुए हैं और विपक्ष ने उन पर महाभियोग चलाने का नोटिस राज्यसभा में सोमवार को दिया था, जिस पर धनखड़ ने मंजूरी दे दी थी। कहा जा रहा है कि इसी के बाद सरकार की नाराजगी सामने आई, क्योंकि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चले तो फिर अगला नंबर जस्टिस शेखर यादव का आ सकता है, जिन पर हेट स्पीच का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद के मंच से जस्टिस यादव ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा बोली थी। हालांकि वे इन आरोपों से इनकार करते हैं। जस्टिस शेखर यादव पर कार्रवाई होती तो इससे हिंदूवादी संगठन और सबसे बढ़कर आरएसएस नाराज हो सकता था। यानी एक तरह से देखें तो धनखड़ के इस्तीफे के तार संघ से जुड़ते हैं। वैसे अब खबर यह भी आई है कि विपक्ष ने महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने का जो नोटिस दिया था, धनखड़ के पास इसे मंजूरी देने का हक नहीं था। वे राज्यसभा में इसे पेश नहीं करवा सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट राज्यसभा को मिली ही नहीं थी। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी गई थी। राज्यसभा के सभापति को वो रिपोर्ट मिली ही नहीं थी। ऐसे में तकनीकी तौर पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग वाला नोटिस केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता था, राज्यसभा में नहीं।
यही वजह है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब राज्यसभा से विपक्ष के महाभियोग वाले प्रस्ताव को ठुकराया जा चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का निर्णय संयुक्त रूप से लिया जाना चाहिए। चर्चा और प्रस्ताव सब कुछ लोकसभा में शुरू होगा और राज्यसभा नियम के अनुसार सहमति देगी और फिर राज्यसभा में भी इस पर गहन चर्चा होगी। यानी जो काम राज्यसभा में हो ही नहीं सकता था उसे मंजूरी देने में धनखड़ ने गफलत कर दी और शायद यही वजह है कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा। तो जगदीप धनखड़ खुद वरिष्ठ वकील हैं और संवैधानिक पद पर कार्य का भी उन्हें लंबा अनुभव रहा है। फिर उन्होंने ऐसी गड़बड़ कैसे कर दी या जानबूझकर उन्हें अंधेरे में रखकर पद से हटाने का कोई खेल खेला गया, ये सवाल बने हुए हैं। जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल थे तब भी और जब उपराष्ट्रपति बने तब भी उन्होंने हमेशा मोदी सरकार की तरफ झुककर काम किया। इसमें संसदीय मर्यादाओं के हनन की परवाह भी उन्होंने नहीं की। फिर भी उन्हें इस तरह से अपमानित होना पड़ा है और इस्तीफा देना पड़ा है। तो पूछा जा सकता है कि क्या इनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। बहरहाल धनखड़ साहब के जाने से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 75 साल वाली नसीहत पर तो अमल हो ही गया है। हालांकि धनखड़ 74 साल के हैं और उनसे पहले मोदी और खुद भागवत 75 के होने जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों अपने पद पर बने रहेंगे ऐसा लगता है। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने का जो ऐलान किया है उसमें मोदी सरकार की लंबी पारी खेलने की चालाकी भी दिख रही है। शुक्रवार 25 जुलाई को चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि पूरे राज्य में चलाए गए इस अभियान के दौरान 22 लाख वोटर मृत मिले। साथ ही 7 लाख लोग ऐसे भी मिले हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर वोटर हैं। वहीं करीब 35 लाख वोटर प्रवास कर चुके हैं, जबकि करीब 1,20,000 वोटरों का गणना फॉर्म नहीं मिला है। ऐसे में पहले चरण के बाद बिहार के वोटर लिस्ट में 65,20,000 वोटरों के नाम हट सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ऐसे वोटर्स की लिस्ट राज्य के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों को 20 जुलाई को ही सौंपी जा चुकी है। चुनाव आयोग अब यही कवायद पूरे देश में करने की बात कर रहा है, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव ने खुलकर बेईमानी कर लो जैसा तंज कसा है और साथ ही चुनाव के बहिष्कार की संभावनाएं भी दिखाई हैं। उधर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तो साफ साफ कहा है कि एसआईआर के जरिए विशेष रूप से मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के वोटरों को सूची से हटाया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो। ये सुधार नहीं बल्कि चुनावी परिणामों को इंजीनियर करने की साजिश है। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु इस अन्याय के खिलाफ हर लोकतांत्रिक हथियार को इस्तेमाल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये प्रक्रिया अन्य राज्यों में लागू हुई तो इसका कड़ा विरोध होगा। आप हमें डरा नहीं सकते तो आप हमें मिटाना चाहते हैं। आग से मत खेलो। हमारे लोकतंत्र पर किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो एसआईआर को रद्दी की टोकरी में डालकर विपक्ष के इरादे साफ साफ बता चुके हैं, यानी साफ कर चुके हैं अपने इरादे कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। समूचा विपक्ष इस समय एसआईआर के खिलाफ एकजुट हो चुका है। एक बार संविधान को बचाने के नाम पर जब विपक्षी एकता कायम हुई थी तो बीजेपी को सरकार बनाने में पसीना आ गया था। अब फिर से वोट देने के संवैधानिक हक को बचाने के लिए विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है। इस बार मनमानी के कागज को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। क्या मोदी सरकार विपक्ष से मिल रही इस चेतावनी को समझकर भूल सुधार करेगी? ये देखना होगा। खैर, शायर इरफान सिद्दीकी ने ठीक ही फरमाया है कि जमी छूटी तो भटक जाओगे खालाओं में, जमी छूटी तो भटक जाओगे खालाओं में, तुम उड़ते उड़ते कहीं आसमां न छू लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।